हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आज अगर आप भारत के किसी भी बच्चे से पूछ लें कि भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं, तो वह बिना रुके कहेगा पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की। और हाँ, अगर चौथे की बारी आई तो शायद बांग्लादेश का नाम भी ले डाले। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को तो भारत अकेले ही काबू में कर लेता है, लेकिन तुर्की और चीन जैसे चालबाज और दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए अब भारत ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, ब्रह्मोस मिसाइल। अब भारत किसी को चेतावनी नहीं देता, सीधा अपने दुश्मनों के घर में हथियार पहुंचा देता है। यहां पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली रणनीति काम आ रही है। पहले भारत ने चीन के गिर्द घूमने वाले देशों जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिया ताकि चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। फिर अब ताइवान, इंडोनेशिया जैसे देश भी ब्रह्मोस और भारतीय हथियारों की लाइन में लग चुके हैं। चीन के पसीने छूटने लगे हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब तो भारत तुर्की के दरवाजे पर धमाका करने को तैयार है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल अब उन देशों के हाथों में देना शुरू कर दिया है जो तुर्की के जानी दुश्मन हैं, यानी वो देश जो तुर्की के बॉर्डर पर हैं, तुर्की की नाक में दम करने को बेताब हैं। तुर्की को अभी तक यह यकीन नहीं हो रहा होगा कि भारत, जो उसे भूकंप के वक्त राहत देने गया था, आज उसके पड़ोस में बारूद का अड्डा बना रहा है। अब जो आग तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में भड़काई थी, वो आग अब उसके दरवाजे पर आ पहुंची है। ब्रह्मोस के जरिए तुर्की और चीन अब सीधे युद्ध नहीं बल्कि गंदा खेल रहे हैं। ये दोनों देश भारत के 2 सबसे नजदीकी और नाजुक पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियारों से लैस कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, कट्टरपंथियों को फंडिंग दे रहे हैं और भारत के खिलाफ एक छाया युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल सप्लाई किए जा रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरवादियों को उकसाया जा रहा है, लेकिन अब भारत भी चुप नहीं बैठा है। अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। अब भारत भी चीन और तुर्की के पड़ोस में घुस चुका है। अगर चीन ताइवान और तिब्बत की जमीन हड़पने की सोचता है, तो भारत तिब्बत कार्ड खोलकर खेलेगा, दलाई लामा का समर्थन बढ़ाएगा और ताइवान को खुला समर्थन देकर चीन के सीने पर बैठ जाएगा। और अगर तुर्की भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, तो भारत भी साइप्रस, ग्रीस और अर्मेनिया जैसे तुर्की विरोधी देशों के साथ मजबूत गठजोड़ बनाकर तुर्की की जड़ों में बारूद भर देगा। जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के लिए खतरे में तब्दील किए जा रहे हैं, उसी तरह अब भारत भी तुर्की और चीन के पड़ोसियों को बारूद से लैस कर रहा है। अब यह खेल कूटनीति से निकलकर रणनीतिक आक्रमण में तब्दील हो चुका है। वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे चीन के बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान को अपना लोकल बाजार बना दिया है और पाकिस्तान ने अपने पूरे बाजार को खुला छोड़ दिया है ताकि आओ और लूट कर सब कुछ ले जाओ। तो आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए, पूर्वी भूमध्य सागर की राजनीतिक पटकथा में अब भारत ने वो सीन जोड़ दिया है जो तुर्की की नींदें उड़ा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ने भूचाल मचा दिया है। अब भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पेशकश कर दी है, वो भी ऐसे समय में जब तुर्की अपने ब्लू होमलैंड ड्रीम में खोया है। ये ड्रीम क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे। उधर तुर्की के ही मशहूर युद्ध पत्रकार अर्दान जयंतुर्क ने खुलासा किया कि यह कदम तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते गठजोड़ को काउंटर करने के लिए भारत की रणनीति है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज और ध्वनि से तेज रफ्तार साइप्रस को वो ताकत दे सकती है जिससे तुर्की के नेवी जहाज तक डगमगाने लगें और S-400 भी सरेंडर कर दें। ये भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है जिससे न सिर्फ तुर्की का घेरा कस रहा है, बल्कि पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे उसके साथियों को भी भारत ने अपने घेराबंदी में लाना शुरू कर दिया है। मोदी की साइप्रस यात्रा 2 दशक में पहली थी और सीधे तुर्की के घर में जाकर भारत ने शतरंज की चाल चल दी। तुर्की अपने नाटो मेंबरशिप के दम पर आसपास के देशों में धौंस जमाने का प्रयास करता है, साइप्रस जैसे देश को डराता है, लेकिन अब साइप्रस की मदद के लिए भारत ने हाथ आगे बढ़ा दिया है। साइप्रस का भारत के साथ पुराना रिश्ता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन देने वाले साइप्रस ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत के सुर में सुर मिलाया है। दोनों देशों ने साझा नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद पर इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे बड़े फैसले लिए हैं। और अब ब्रह्मोस मिसाइल की डील इस गठबंधन को रणनीतिक गहराई देने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रकार तुर्की भारत के पीओके में दखलंदाजी करते रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने तुर्की द्वारा कब्जे वाले पहाड़ी इलाकों का दौरा भी किया,
जिसे साइप्रस का पीओके कहा जा रहा है, यह सीधे तुर्की के मुंह पर तमाचा था। तुर्की जो खुद नाटो सदस्य होते हुए रूस से S-400 ले चुका है, अब उसे भारत की ओर से मिल रही जवाबी घेराबंदी की भनक लग चुकी है। अगर ग्रीस और साइप्रस दोनों के पास ब्रह्मोस हुआ तो तुर्की के लिए भूमध्य सागर की राहें अब आसान नहीं रहेंगी। भारत की यह चाल तुर्की के ब्लू होमलैंड सिद्धांत को चकनाचूर कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की का यह ब्लू होमलैंड सिद्धांत क्या है? तो देखिए, तुर्की का ब्लू होमलैंड यानी नीला वतन सिद्धांत उसकी समुद्री रणनीति का हिस्सा है, जो कहता है कि तुर्की सिर्फ जमीन तक सीमित देश नहीं है, बल्कि उसे समुद्र में भी बड़ा और ताकतवर बनना है। इस सिद्धांत के तहत तुर्की अपने चारों तरफ फैले समुद्री इलाकों जैसे एजियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है, जिस तरह चीन पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है और उसके आसपास के देशों को हमेशा दबाकर, डराकर धमकी देता रहता है। वही खेल तुर्की भी अपने सागर में खेल रहा है। तुर्की का दावा है कि इन समुद्री इलाकों पर उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अधिकार है, लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब ये दावे ग्रीस, साइप्रस और मिस्र जैसे देशों के अधिकारों से टकराते हैं। तुर्की इन क्षेत्रों में गैस और तेल की खुदाई करना चाहता है, नौसैनिक गश्त बढ़ा रहा है और वहां सेना की मौजूदगी भी दिखा रहा है। ये सब करके वो अपने विरोधियों पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन भारत जैसे देश जब साइप्रस और ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर करते हैं या रणनीतिक साझेदारी करते हैं, तो तुर्की के इस ब्लू होमलैंड सपने को सीधा झटका लगता है, क्योंकि अब विरोधी देश भी खुद को तुर्की से बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब अगर साइप्रस की समुद्री सीमाओं पर तुर्की ने आंखें दिखाई तो ब्रह्मोस की गर्जना जवाब होगी। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस ने एक सिमुलेटेड युद्धाभ्यास में तुर्की जहाज पर ब्रह्मोस के शरीर अटैक का अभ्यास भी किया था। यह रणनीति सिर्फ एक मिसाइल की नहीं, यह हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नई शक्ति कथा का आरंभ है। तो उधर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा भूचाल आया है, लेकिन इस बार लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि राजनीति और व्यापार के गहरे गलियारों में। जहां एक तरफ तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार भेजकर बचाने की कोशिश की, वहीं अब पाकिस्तान उसका एहसान चुकाने में पूरा देश खोल चुका है। जी हां, जिस तरह अब तक चीन को पाकिस्तान में नोचने खसोटने की खुली छूट मिली थी, अब वैसी ही छूट तुर्की को भी मिल गई है। पाकिस्तान ने अपने बाजार, संस्थान और सरकारी योजनाएं तुर्की के लिए खोल दी हैं, यानी आओ और जितना चाहो लूट लो। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि पुराने ठंडे पड़े करारनामे और डिफेंस प्रोजेक्ट अब दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। गुप्त सैन्य समझौते, ड्रोन तकनीक और इस्लामिक गठजोड़ पर दोबारा तेजी से काम शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे पाकिस्तान को तुर्की की कठपुतली में बदलने की साजिश है, ताकि भारत के खिलाफ एक नई इस्लामिक धुरी खड़ी की जा सके, जिसमें चीन पीछे से फंडिंग देगा, तुर्की लॉजिस्टिक्स और हथियार भेजेगा और पाकिस्तान मैदान में लड़ने वाला पादा बनेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तुर्की के करीब जा रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरब और ईरान जैसे देश नाराज हो सकते हैं। आइए जरा समझते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है। दरअसल पाकिस्तान और तुर्की ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसका लक्ष्य 5 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार करना है। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों, क्षेत्रीय शांति और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर की मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से हुई। इस दौरान डार ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के रक्षा अनुभव से लाभ उठाना चाहता है। दोनों देश क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। डार ने तुर्की को भरोसेमंद भाई और समर्पित दोस्त बताया, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कठिन समय में वाकई में तुर्की ने उसे मदद किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान उसे अपना भाई, दोस्त, परिवार सब कुछ मानने के लिए तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने रक्षा उद्योग में सहयोग को रणनीतिक कदम बताया और कहा कि आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान के इस रक्षा गठजोड़ से चीन खुश नहीं होगा, क्योंकि तुर्की एक नाटो देश है जो पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहा है और चीन का मार्केट खा रहा है, जबकि अब तक पाकिस्तान तकरीबन 80% हथियार चीन से ले रहा था, जो अब तुर्की के साथ में डाइवर्सिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के रुख की तारीफ की और उसे बुद्धिमत्तापूर्ण करार दिया।
साथ ही कहा कि दोनों देश आतंकवाद से निपटने में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इसी के साथ तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों में अब ऊर्जा की नई चिंगारी भी लग चुकी है। अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि समंदर के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडार को मिलकर खोजने की तैयारी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इस्लामाबाद दौरे के दौरान ऐलान किया कि तुर्की और पाकिस्तान ने ऑफशोर ऑयल और गैस खोज की ऐतिहासिक डील साइन की है। इसका मतलब है कि अब तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की खुदाई करेंगी। यह डील अप्रैल में तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की नेशनल ऑयल कंपनियों के बीच साइन हुई थी। फिदान ने इसे ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक छलांग बताया। खनन, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ऊर्जा के हर सेक्टर में साझेदारी गहराई जा रही है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के नीचे कोई खजाना छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से अपने देश में तेल खोजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तेल खोजते खोजते उसकी तेल निकल चुकी है। अभी तक कोई बड़ा भंडार मिला नहीं और अब वह तुर्की का सहारा लेना चाहता है, जो अंत में वह भी इस तेल के खोज में मारा जाएगा। उधर कराची में तुर्की के व्यापारियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा और इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अपना बाजार तुर्की के लिए खोल रहा है। तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान की ऊर्जा और शिक्षा परियोजनाओं में भी निवेश कर रही हैं। उधर मुजफ्फराबाद में तुर्की की मारिफ स्कूल की जमीन आवंटित हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल से निष्क्रिय पड़ी संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग को अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से सक्रिय किया जा रहा है। अगली हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल की बैठक तुर्की में होगी। यह कदम दोनों देशों के बीच संस्थागत गठजोड़ की दिशा में मजबूत आधार बनाकर नई रणनीतिक गहराई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग का मतलब क्या है? तो संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग एक ऐसा मंच होता है जहां दो देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि मिलकर आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर रणनीति बनाते हैं, जैसे व्यापार, रक्षा, शिक्षा और ऊर्जा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच यह आयोग पिछले 11 सालों से निष्क्रिय पड़ा था, यानी इसकी कोई बैठक या फैसला नहीं हो रहा था। अब इस आयोग को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है, जिससे दोनों देश फिर से नियमित रूप से मिलेंगे, योजनाएं बनाएंगे और उन्हें जमीन पर उतारेंगे। इसकी अगली बड़ी बैठक, जिसे हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है, तुर्की में होगी। यह बैठक दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बनाएगी और स्थायी मजबूत रिश्तों की नींव रखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।